है ना। आपने पढ़ा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, बस इतना ही पढ़ा और अलीराजपुर लगा दिया या तो धार लगा दिया। हुआ कैसे कि जो हमारी एकेडमी के सदस्यों ने मिल करके पेपर बनाया, रिपीट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? चलिए आज शुरू करते हैं एक ऐसा अभ्यास जिसमें कामयाबी का सुखद फल 23 जून को एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों को मिले। बड़ी मज़ेदार सी बात है कि जब एमपीपीएससी ने एक सिलेबस डिजाइन किया, उस सिलेबस में स्पेशल अनुसूचित जनजातियां रखी गईं और इन जनजातियों के संदर्भ में अध्ययन के बहुत से पहलू शामिल किए गए। हंसी आती है कि बच्चे आपस में किस किस प्रकार की बात करते हैं। कुछ का कहना है कि सर इस बार यूनिट नंबर 10 से 20 क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है वो सही हो और हो सकता है वो गलत हो। मैंने अपने पूरे शिक्षा के कैरियर में ये देखा है कि बहुत कम बार मैं गलत हुआ हूँ, और यदि कहीं मैं गलत होता हूँ तो निस्संदेह कुछ न कुछ मुझे सीखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ यूनिट नंबर 10 एक ऐसा विषय है जिसने पूरे प्रतियोगियों के मन में एक कब्जा करके रखा है, जिसको हम पाठ्यक्रम की भाषा में कहते हैं कि साइकोलॉजिकल अटैक। एक सम्मोहन सा है विभिन्न विद्यार्थियों के बीच में कि यूनिट नंबर 10 का तिलिस्म कैसा होगा। जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लोक सेवा आयोग जब पेपर बनाएगा तब किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ये बड़ी मज़ेदार कहानी है और इस कहानी का हम लोग आनंद उठाएंगे 23 जून को। विश्वास मान लीजिए, एक बार मान लीजिए, अभी 20-25 साल से मानते आ रहे हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो एग्जाम के बाद जब पेपर बिगड़ जाता है तब मानते हैं, फिर से कहते हैं एक बार विश्वास मानिए। अभी जो यूनिट नंबर 10 की हमारी टीम ने रिसर्च करके जो क्वालिटी कंटेंट्स निकाला है वह उम्दा है। बहुत सारे प्लेटफार्म किताबें आपके अध्ययन के लिए हैं और उसका ज्ञान आपको, उसका लाभ आपको जरूर लेना चाहिए। पर ये जो चैनल है, ये जो नरेंद्र सिंह का कौटिल्य परिवार है, इसमें एक से एक मेहनती और अनुभवी लोग हैं। हम जब जनजातियों की बात करते हैं तो आपके मन में सबसे पहले प्रश्न उठता है कि इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चनों की प्रकृति क्या होगी, क्वेश्चनों की रूपरेखा क्या होगी। देखिए, हमारा जो सिलेबस है वो लगभग 10 यूनिट में बटा है। अब इस यूनिट की हम बात करें, यूनिट नंबर 10 की, तो यूनिट नंबर 10 ये देखिए, यहाँ पर संभावित प्रश्न क्या होंगे। पूरा जो संसार है वह आशाओं पर टिका हुआ है, वह उम्मीदों पर टिका हुआ है। इसलिए मैंने अपने अनुभव से और अपनी टीम की मदद से जो रिसर्च करके निकाला है, लगभग 10 से 13 प्रश्न यूनिट नंबर 10 से इस बार के एग्जाम में होने चाहिए। ये जो प्रश्न हैं वो किस किस टॉपिक से होंगे, ये पूरा सिलेबस में दिया हुआ है। हाँ, उनकी डेप्थनेस क्या है, कितने
ऐसे प्रश्न हैं जो सामान्यतः किताबों में मिल जाते हैं, जैसे कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब, टाटा मैग्रा-हिल की किताब और साहित्य भवन की किताब। बहुत सी ऐसी किताबें हैं, अरिहंत प्रकाशन की किताब, जिसमें आपको ये सब चीज़ें अच्छे से मिलती हैं। हम यदि इस यूनिट को शुरू कर रहे हैं तो मन में बड़ा कौतूहल सा है कि जनजातियां पढ़ रहे हैं, वही हमारे आदिमकालीन मानव की तस्वीर आएगी। बहुत कम कपड़े शरीर में पहने होंगे, यहाँ पर माथे में हाथ में गोदना गुदा होगा, तीर धनुष कमान बाण लिए होंगे, कुल्हाड़ी फालिया कंधे में होगा, हाथ में होगा। ऐसी कुछ तस्वीरें आप नहीं बनाइए, ठीक है। आज का जनजाति समाज और आज से स्वतंत्रता के पहले का जनजाति समाज और उसके पहले अंग्रेजों के समय का जनजाति समाज और उसके भी पहले जब मुगलों का शासन था वो जनजाति समाज और उसके भी पहले जब आदिम मानव ने मानव सभ्यता की शुरुआत की, वो समाज आज से बहुत भिन्न था। इसी बात पर एक क्वेश्चन याद आता है, इसे आप बिल्कुल नोट करें। आप जितने विद्यार्थी इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप एक कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें और वन लाइन फैक्ट में उन चीज़ों को नोट करते रहें। चूंकि ये क्लासेस 2-2, 2.5-2.5, 3-3, 4-4 घंटे की होंगी, इतना आपको इस चैनल में बने रहना और उसको देखना पढ़ना एक श्रम साध्य कार्य है। परंतु यदि आपने हिम्मत कर ली और मेहनत कर ली, कुछ चीज़ें आप देखिए, कुछ चीज़ें सुनिए और कुछ चीज़ें लिखिए, तब आप अच्छे नंबर पाएंगे। हम शुरू करते हैं कि वास्तव में जनजातियां क्या होती हैं। थोड़ा सा इतिहास देखें और परिभाषा पर नजर डालें तो प्रायः जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले वे लोग जो आदिम सभ्यता से दूर हैं, आधुनिक सभ्यता से दूर हैं, आदिम समय की व्यवस्था में रह रहे हैं और आज के वातावरण से उनका तालमेल उतना नहीं है। उनकी अपनी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, संस्कृत है उनकी, और उस भाषा बोली संस्कृत के आधार पर वे जीवन बिताते हैं, उन्हें जनजाति कहा जाता है। हम जब जनजातियों का परिचय देते हैं तो अब ये वास्तव में वह सच्ची तस्वीरें हैं जो इंटरनेट के माध्यम से सर्च करके आपके बीच में लाई गई हैं। देखिए यहाँ पर ये जनजातीय महिलाएं पहनावा, रंग, रूप, चांदी का देख लो आप, कंठहार, पैरों में बड़े बड़े पायजेब जिनको हम कहते हैं कड़ा बोलते हैं यहाँ मालवा निमाड़ में, हाथ में कंगन और चूड़ियाँ। ये आज का जनजाति समाज है जिसके दर्शन आपको विभिन्न प्रकार के मेला में, मड़ई में, भगोरिया उत्सव में, हाट में, बाजार में हो जाते हैं। यदि आपको परिभाषित करना पड़े कि भाई जनजातियों की परिभाषा क्या है, तो देखिए बहुत सिंपल भाषा में लिखी गई है। प्रायः जंगलों एवं पहाड़ों में रहने वाले वे लोग जो आधुनिक सभ्यता से दूर निम्न तकनीक के साथ प्रकृति के मध्य जीवन यापन कर रहे हैं, जनजाति कहलाते हैं। निम्न तकनीक और उच्च तकनीक, इनमें भेद आपको समझना होगा। निम्न तकनीक का आशय यह है कि आज भी वे लोग कृषि के लिए किस पर निर्भर हैं? हल बैल पर, कुदाली, फावड़े, फलिए पर निर्भर हैं। और आधुनिक तकनीक, उच्च तकनीक, ट्रैक्टर से हार्वेस्टिंग की जाती है, रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये निम्न तकनीक से आशय है। निम्न तकनीक से आशय हैं इनके वस्त्रों में बटन कम होंगे, सिलाइयाँ कम होंगी, आपके शर्ट पैंट में बेल्ट का भी स्थान होगा, जेब भी होगी, पेन रखने की जगह भी होगी, चोर जेब भी होगा कुछ पैसे रखने के लिए जब आप सफ़र करते हैं। हाँ, अब आज की डेट में चोर जेब नहीं है, नए प्रकार के चोर आ गए हैं। आप अपना पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक अकाउंट में।
आप अपना पैसा कहाँ रखते हैं? मोबाइल में। आप अपना जो पैसा सेव करते हैं एक पासवर्ड से। तो जो जमतारा वाले लोग हैं ना, अब सर ये नया शब्द क्या आ गया, जमतारा, ये ऐसा बदनाम शब्द है कि जहां पर पूरे साइबर फ्रॉड करने वाले लोग इकट्ठा होते हैं और वहीं से साइबर अटैक करते हैं। आपको फ़ोन किया जाएगा। और मैं दूसरों की क्या बात कहूँ, अभी मेरे पास 3-4 दिन पहले फ़ोन आया, एक बड़ी मधुर आवाज़ में एक लड़की बात करती है, सर आप ने बहुत दिन पहले कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट किया था, ऐसा कुछ उसने बताया, जीएम फाइनेंस सर्विस। ये बहुत सही बात है कि मैंने जीएम फाइनेंस के उस समय कुछ म्यूचुअल फंड लिए थे। बहुत समय की बात है, लगभग 12 से 15 साल पहले की बात है। वो म्यूचुअल फंड का पैसा मैंने निकाल लिया, वे सभी अकाउंट मेरे क्लोज हैं। तो मैं भी अनजान बनने की कोशिश की, हाँ हाँ बताइए क्या है, कैसे है, मैंने बिल्कुल लिया था। बोले आपके मेल में अभी एक मैंने मैसेज किया, उसमें आप यस कर दीजिएगा, पासवर्ड भेज दीजिएगा। तो हम तो जानते हैं जमताड़ा वाले लोगों को कैसे होते हैं, ये बड़ी मीठी मीठी आवाज़ में लड़कियां आपसे बात करेंगी और आप तो जानते हैं जब कोयल सी तेरी बोली होती है तो क्या हो जाता है। अब जब हम जनजातियों की बात करते हैं तो आप ये देखिए, जनजातियों का नामकरण बेटे, है ना, क्या इन्हें हम जनजाति कहें, क्या इन्हें हम वनवासी कहें, क्या इन्हें हम आदिवासी कहें, क्या इन्हें हम पिछड़े हिंदू कहें? देखिए, किसी विद्वान के कथन में और आम व्यक्ति के कथन में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? ट्रस्ट का, विश्वसनीयता का फर्क होता है। जब कोई विद्वान किसी भी बात को कहता है तो उसकी बात सिर्फ और सिर्फ तर्क पर आधारित नहीं होती, उसकी बात तर्क और प्रमाण पर आधारित होती है। और जब सामान्य व्यक्ति कोई बात कहता है तो वो तो तर्क कर सकता है और कुतर्क भी कर सकता है। कुतर्की लोग पीएससी में अधिक होते हैं, है ना। लेकिन ये समझ जाइए, अभी भी समय है आप लोगों के पास में, कुतर्क नहीं करना, पढ़ने के लिए तर्क करना है। और आपको ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि आपके एमपीपीएससी की तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। जैसे कि दिलीप सर ने कहा है कि लगभग 30,000 प्रश्नों से 90 प्रश्न भाई साहब आएंगे। तो मतलब यदि दिलीप सर ने कह दिया तो उनको अपनी रिसर्च टीम पर भरोसा होगा और मुझे अपने अनुभव पर भरोसा है। तो ये मानिए कि 30,000 प्रश्न से 90 प्रश्न तो आना है। और मेरिट कहाँ जाएगी? 75 से 82 के बीच में। इस बार 75 से 82 के बीच में मेरिट का सपना मत देखिए। ऑनलाइन प्लेटफार्म में हूँ, लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड भी है, पब्लिक डोमेन की बात है। भाई साहब इस बार जो मेरिट बनेगी, अभी पेपर नहीं आया, पेपर मैंने नहीं देखा, लेकिन पेपर इस बार बढ़िया तबीयत से बनेगा तो या तो मेरिट भाई साहब 82 से 85 जाएगी या तो 74 से 78 रहेगी। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, या तो मेरिट 82 से 85 जाएगी या तो 74 से 78 रहेगी, ये मेरिट रहेगी। न तो 80 का काम, न तो 81 का काम, न तो 82 का काम। पेपर का डेप्थनेस और स्ट्रेंथ देखिए। ये कंपटीशन क्यों बढ़ेगा? इसलिए बढ़ेगा कि बच्चों ने फार्म 2 कम भरा है 1,90,000 के आसपास, लेकिन बच्चे जुनूनी बहुत है इस बार कि कैसे भी करके हमें पोस्ट निकालना है। हाँ, दूसरी एक अच्छी खबर मैं बता दूं, ईश्वर ने सदैव लाज रखी है और बहुत सच भी हो जाती है। अभी जानते हैं आपकी कितनी पोस्टें हैं? 120 पोस्ट, है ना। और आपका एग्जाम कब है? 23 जून को। एक मजेदार बात बताता हूं कि ये 120 पोस्टें 240 होने में वक्त नहीं लगेगा, ऐसा मेरा तजुर्बा कहता है। और मेरे जो आसपास के लोग हैं
उनका ही विश्वास है कि लोक सेवा आयोग के बारे में नरेंद्र सर कुछ ज़्यादा ही एथेंटिक बात बता देते हैं तो हो जाती होगी, ये तो किस्मत की बात है, इसमें मेरा श्रेय नहीं है बेटे। ये उस माँ वीणा वादनी का आशीर्वाद है जिसने मुझे ऐसा कुछ दिया है कि मैं बोलता हूँ और हो जाता है, जैसे अभी मैंने मेरिट को बोला। अब हम देखते हैं कि इन जनजातियों को लोगों ने नाम क्या दिया है। अब्राहम गियर्सन ने इनको कहा है भाई साहब जंगली वनवासी। गोविंद सदाशिव धुरिये ने इनको कहा है पिछड़े हिंदू। महात्मा गांधी ने कहा है इनको गिरिजन। और भारतीय संविधान में इनके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वह शब्द प्रयोग किया गया भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर आपका नॉलेज बढ़ाना चाहूँगा कि वास्तव में अनुसूचित जनजाति क्या है। थोड़ी सी कहानी सुनेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ लोग तो कहानी सुनने के लिए ही YouTube चैनल देखते हैं और कुछ हमारे मित्रगण और कुछ हमारे प्रिय स्टूडेंट जो YouTube चैनल्स में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं कहानी सुनाते रहते हैं। एक कहानी शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध से, है ना, भगवान बुद्ध। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, तो इस बुद्ध पूर्णिमा की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और लगभग ठीक 1 माह बाद आपका एग्जाम है बेटे, तो इन शुभकामनाओं का असर ऐसा हो कि बुद्ध मुस्कुराए, अर्थात अपदीपो भव। आप अपना प्रकाश अपना ज्ञान स्वयं बनिए। अपने ज्ञान अपने प्रकाश से आप अपने स्वयं को चमकाइए और उस ज्ञान और प्रकाश से आप आगे बढ़िए। तो बुद्ध पूर्णिमा अर्थात वह महान आत्मा जिसने भारत में जन्म लिया और एक समानतावादी समतावादी समाज की स्थापना की और जिसके प्रणेता कौन बने? भीमराव अंबेडकर बने। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, इसीलिए संविधान में आपके लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है। महात्मा गांधी गिरिजन कहते हैं। गिरि मतलब होता है पर्वत या पहाड़, है ना, अर्थात पर्वत पहाड़ों में रहने वाले लोग वे गिरिजन हैं। अब जब हम मध्य प्रदेश की जनजातियों की बात करते हैं तो एक बहुत ही महान मानवशास्त्री हुए हैं जिसे हम कहते हैं B.S. गुहा। क्या नाम है? B.S. गुहा साहब ने भारत को जनजातियों का अजायब घर कहा है। यानी भारत वो नेशनल पार्क है, भारत वो अभयारण्य है जहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ निवास करती हैं, अजायब घर। अब जब हम क्षेत्रवार विवरण की बात करते हैं तो आप मैप में देखेंगे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की जो जनजातियाँ हैं, पश्चिमी क्षेत्र की जनजातियाँ, दक्षिणी क्षेत्र की जनजातियाँ हैं, वह अपने पहनावे, रंग, रूप, शारीरिक संरचना, त्यौहार, मेले, उत्सव, कृषि की पद्धतियाँ, इन सब को लेकर के थोड़ा थोड़ा अलग हैं, भिन्न हैं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र देखिए, जबलपुर, सतना, शहडोल, रीवा, सीधी, इन जिलों में पनिका, कोल, माड़िया, खैरवार, अगरिया जनजातियों का निवास है। इनमें से कोल ऐसी प्रमुख जनजाति है जो सतना, रीवा एवं जबलपुर पट्टी में निवास करती है। अब थोड़ा सा जब आप इन प्रश्नों को देख रहे हैं इनमें समझिए, पनिका, कोल, माड़िया और खैरवार, इनमें से ये जो 2 जनजातियां हैं MPPSC ने इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया है।
एक क्वेश्चन पूछा माड़िया। आप में से कुछ स्टूडेंट जो कि MPPSC के एग्ज़ाम दिए होंगे और कुछ व्यापम का PEB का एग्ज़ाम दिए होंगे, कुछ UPSC UPPCS और छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम दिए होंगे। तो क्वेश्चन यदि आप याद करेंगे, माड़िया से क्या क्वेश्चन पूछा था? माड़िया से क्वेश्चन पूछा था कि घोटुल प्रथा इनमें से किस जनजाति की विशेषता है? घोटुल प्रथा इनमें से किस जनजाति की विशेषता है, क्वेश्चन पूछा था। और ये IMP क्वेश्चन को नोट करिए, लिख लीजिए। मुरिया और माड़िया जो गोंड जनजाति की उप जनजातियां हैं, इनमें घोटुल प्रथा पाई जाती है। घोटुल प्रथा है क्या, आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे, पर यहां थोड़ा सा देख लें कि चूंकि जंगल और पहाड़ों में लोग रहते हैं, है ना, तो घरों से इनका और जंगलों से बड़ा आत्मीय गहरा रिश्ता रहता है। बच्चे, बूढ़े, वृद्ध, अविवाहित लड़के लड़कियां सब एक ही ज्वाइंट फैमिली के मेंबर होते हैं, आसपास इनके घर बने होते हैं। गांव के बाहर एक घर होता है जहां पर बच्चे बच्चियों को संस्कार दिया जाता है, शिक्षा दीक्षा दी जाती है, जादू टोने सिखाए जाते हैं, जड़ी बूटियों के बारे में बताया जाता है, व्यापार व्यवसाय के बारे में बताया जाता है, अपने पूर्वजों की यश गाथा के बारे में इन्हें बताया जाता है। तो यहाँ पर माड़िया जनजाति में जो पाई जाती है प्रथा घोटुल, IMP क्वेश्चन है। खैरवार जनजाति, MPPSC ने इतना सरल क्वेश्चन पूछा था, 1996-97 की बात है, कि इनमें से किस लकड़ी से कत्था बनाया जाता है? तो खैर की लकड़ी से कत्था बनाया जाता है। तो इस प्रकार शिवपुरी, गुना, कटनी, इन क्षेत्रों में रहने वाली खैरवार जनजाति जो है, यह खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का काम करती है। ऐसे प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अब जो दूसरा प्रश्न है बेटे, आप यहाँ देखेंगे कि मालवा और निमाड़ अंचल की जो जनजातियाँ हैं, यहाँ पर खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, इसमें इंदौर भी शामिल है ना, उज्जैन भी शामिल है, धार भी शामिल है। ये देखिए, यहाँ पर जो जनजाति निवास करती है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जनजातियों का भील और भिलाला। भील और उसकी कई सारी उप जनजातियाँ हैं, पर इसमें भिलाला सबसे बड़ी उप जनजाति है। जब हम भील जनजाति पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि भिल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये अपना वंशज किसको मानते हैं, राणा पुंजा कौन थे, राणा पुंजा का भीलों से क्या संबंध है, इस प्रकार से भगोरिया उत्सव क्या होता है, दूध लौटावा क्या होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जब हम आगे पहुंचेंगे इन जनजातियों में तो देखेंगे। दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ दक्षिणी क्षेत्र से आशय क्या है आप समझिए कि कर्क रेखा को हम एक मानक रेखा मानते हैं, भारत के ठीक मध्य से गई है। हमारे पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्य, मध्य भारत के कुछ राज्य और गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों से होते हुए लगभग 7 राज्यों से कर्क रेखा जाती है। इन राज्यों में जाती हुई कर्क रेखा एक तरह से भारत का विभाजन है। कर्क रेखा के उत्तर में एक अलग प्रकार की संस्कृति, अलग प्रकार का वातावरण, अलग प्रकार के लोग, अलग प्रकार का पहनावा, अलग प्रकार का कृषि उत्पादन, अलग प्रकार की जलवायु, अलग प्रकार का कलर, भाषा, बोली आदि। इसके दक्षिण में अलग प्रकार के लोग, रंग रूप, कलर। तो दक्षिणी क्षेत्र से आशा यहाँ पर मध्य देश के जो नर्मदा के नीचे जिले हैं या कर्क रेखा के नीचे जो जिले हैं, उन जिलों में देखिए बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, नर्मदापुरम, मंडला, बालाघाट, है ना। यहाँ मुख्य रूप से गोंड, माड़िया, हलवा आदि का निवास है। भारिया छिंदवाड़ा में रहती हैं। तो अब जब आप यहाँ इन जनजातियों को देखेंगे तो इनके बारे में आगे तो हम बताएंगे बेटा, है ना, और आगे इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे जब जनजातियाँ एक एक हम पूरा सिलेबस के अनुसार पूरा करेंगे। अभी
प्रश्नों की प्रकृति क्या है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो भारिया छिंदवाड़ा में रहती हैं। अब याद करिए एमपीपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश में पातालकोट कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है। चलिए क्विज खेलते हैं। अब मैंने सरल प्रश्न पूछा, आप लोगों के दिमाग में उत्तर आ गया होगा। रिकॉल करो, आ गया। पातालकोट अर्थात हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब कमलनाथ साहब का क्षेत्र छिंदवाड़ा जिला, जहां पातालकोट एक जगह है। पातालकोट क्यों कहा गया हम आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, पर यहाँ पर चूंकि भारिया के जिक्र आया है, वे धरती का बहुत गहरा स्थल है, एमपी का बहुत गहरा स्थल है, जहाँ पर सैकड़ों हजारों सालों से भारिया जनजाति यहाँ निवास कर रही हैं और ये मध्य प्रदेश की उन 3 अति पिछड़ी हुई जनजातियों में एक है। सर आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि 3 अति पिछड़ी जनजातियां, तो पहले आप समझिए कि अति पिछड़े क्यों हैं, ऐसा क्या पैरामीटर है, किन बातों के आधार पर इन्हें अति पिछड़ा घोषित किया जाए। पोषण आहार, शिक्षा, रोजगार, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा आयु, इन सब के आधार पर यह लोग अति पिछड़े हैं, है ना। गरीबी में जीवन जी रहे हैं, कुपोषण का शिकार हैं, सेठ साहूकारों के चंगुल में फंस गए हैं। तो क्वेश्चन आप रट लें, लिख लें कि मध्य प्रदेश की कौन 3 प्रमुख जनजातियां हैं जो अति पिछड़ी हैं। सहरिया, भारिया और बैगा, ये 3 जनजातियां हैं बेटे मध्य प्रदेश की जो अति पिछड़ी हैं। अभी हम यहाँ पर इन्हीं प्रश्नों में से देख रहे थे कोरकू, ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी ने पूछा है जो मैं बताने जा रहा हूँ। खम्भस्वांग, खम्भस्वांग एक ऐसा त्यौहार है जो कोरकू जनजाति में बहुत प्रचलित है और एमपीपीएससी और छत्तीसगढ़ पीएससी का बहुत पेटेंट क्वेश्चन है। तो आप नोट करें, खम्भस्वांग किस जनजाति में प्रचलित है, कोरकू जनजाति में प्रचलित है खम्भस्वांग, है ना। तो जब हम मध्य प्रदेश की जनजातियों का वितरण देखते हैं बेटे, तो मैप हमारा क्या बोलता है कि मैप के अनुसार मध्य प्रदेश की जनजातियां 3 भागों में बटी हैं। आप ये देखिए, उत्तरी क्षेत्र की जनजातियां, दक्षिण क्षेत्र की जनजातियां और पश्चिम क्षेत्र की जनजातियां। उत्तरी क्षेत्र में उत्तर पूर्व का क्षेत्र भी हम शामिल कर लेते हैं। इसलिए इन जनजातियों का जब हम अध्ययन आगे चल करके एक एक जनजाति उसका डिटेल्स करेंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन निकालेंगे। और आप ये विश्वास मानिए, कहीं नहीं भटकें और कहीं नहीं लटकें, नहीं तो बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जहां पर आप लेवल अपने हिसाब से मेंटेन किए रहे और पेपर कुछ का कुछ आ गया। ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ एक चार्ट दे रहे हैं, इस चार्ट के अनुसार आप देखिए कि ये जो जनजातियां हैं और इनकी जो उप जनजातियां हैं और इनका जो भौगोलिक क्षेत्र में विस्तार है, इनसे प्रश्नों की प्रकृति क्या बनेगी। पहला पूछेगा कि अंगरिया किसकी उप जनजाति है, सोलहास किसकी उप जनजाति है, प्रधान किसकी उप जनजाति है ना। अब ये नगारची, कोयला भूतिस, ये जो 2 शब्द हैं इन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। बच्चा कहाँ लटकता है, बच्चा कहाँ अटकता है, यहीं पर। टीचर को ये पता होता है कि क्या छोड़ना है और बच्चे को ये नहीं पता होता है कि क्या छोड़ना, उसको ये पता होता है क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। और सब पढ़ करके आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, कुछ चीज़ें छोड़ करके आप एग्जाम निकाल सकते हैं। क्यों? यदि आप सफ़र में लंबा दौड़ना है तो बस्ते का बोझ, शरीर का बोझ कुछ हल्का करना पड़ेगा। समझ गए? तो ये जो अननेसेसरी चीज़ें हैं हमें छोड़ना है।
गौड़ जनजाति की उप जनजाति, अंगरिया याद रखिए, ओझा याद रखिए, प्रधान याद रखिए, सोल्हास याद रखिए। अब इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और एमपीपीएससी ने पूछ लिया है कि भाई लोहे के वस्तुओं के निर्माण में इनमें से कौन पारंगत है, बताओ भाई। अंगरिया जनजाति के लोग लोहे के वस्तुओं के निर्माण में पारंगत है, एमपीपीएससी का आया हुआ प्रश्न है। और आया हुआ कैसे कि जो हमारी एकेडमी के सदस्यों ने मिल करके पेपर बनाया, रिपीट क्वेश्चन, हमारे यहाँ पर भी, लोक सेवा के क्वेश्चन में भी। बात के दौरान आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक ऐसा ध्रुव सत्य बताना जरूरी है, एक ऐसा फैक्ट बताना जरूरी है जिस पर आप विश्वास करिए और हमारे कौटिल्य एकेडमी की टेस्ट सीरीज को प्रत्येक विपरीत से विपरीत परिस्थिति में ज्वाइन करिए। अनुकूल परिस्थिति है तो सब लोग ज्वाइन नहीं करते। ऐसे क्वेश्चन है बेटे कि अब हम अपनी तारीफ में कुछ नहीं कहेंगे, तुम लोग फिर हंसोगे, ठीक है, पब्लिक डोमेन है, कुछ भी कमेंट्स कर दोगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हमारी जो मर्यादा गुरु शिष्य की होती है, ये आपके लिए जो कोर्स डिजाइन किया गया है इसमें बहुत मेहनत लगती है, कमेंट्स करने में कुछ नहीं लगता आपको। यदि आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट हैं, शीशे को देखकर उसका सामना कर सकते हैं सच और झूठ का, और कठोर परिश्रम करते हैं, तो हम लोगों को आप कमेंट्स में डिमांड रखिए, राय रखिए, मशविरा मत दीजिए। आरोप अच्छी बात नहीं, हाँ जहाँ लगता है कि यहाँ गलत है तो बिल्कुल आरोप लगाइए, हम तो सुधारने के लिए तैयार हैं, हम तो आज भी एक स्टूडेंट हैं। नर्मदा नदी के दोनों ओर विंध्यन और सतपुड़ा मेकल के आसपास के क्षेत्रों में लगभग सभी जगह इनका विस्तार है, और इसमें से इस जनजाति को बहुत अच्छे से ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, यदि आपको इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में नहीं रटा दिया, और बहुत ज़्यादा बात तो नहीं करता कि आपको मैंने 12 से 13 क्वेश्चन लिखा है, यदि यहाँ से इस यूनिट से आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आ जाए तो फिर आप बताइएगा। भील, जैसे ही भील की बात आती है मुझको तो लिम्बाराम याद आ जाता है। सर ये लिम्बाराम कौन है? ये लिम्बाराम हम लोगों के समय का धनुर्धर है जो कॉमनवेल्थ गेम्स में, नेशनल गेम्स में, एशियन गेम्स में भारत में तीरंदाजी में भाग लेते थे। तो देखिए आपको मैंने एक अपने अनुभव से एक ऐसा प्रश्न दे दिया कि क्वेश्चन पूछ लें कि इनमें से क्या सत्य है और क्या असत्य है, और स्पेशली लिम्बाराम के बारे में पूछे तो लिम्बाराम एक तीरंदाज है। भील, भिलाला, बरेला, पटलिया, है ना, खरगोन, झाबुआ, खंडवा, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, यहाँ जहाँ आसपास मालवा के ज़िले हैं, यहाँ पर सभी जगह भील लोग बड़ी मात्रा में हैं, और आप सब जानते भी हैं। और ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है कि देश की सबसे बड़ी जनजाति आज की डेट में भील बन गई है। पहले गौड़ हुआ करती थी, अब भील बन गए हैं। बैगा, बेटे फिर आपसे बोल रहे हैं, इन सभी जनजातियों पर बहुत डिटेल से बात की जाएगी कि कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। बैगा, एक भी क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछे, हमारे इस पीडीएफ से और हमारे इस लेक्चर से आपका क्वेश्चन होना चाहिए। विजयवार, नरोतिया, भरोतिया, काठमैना, अब जो यहाँ पर आपको क्या छोड़ना है, 3 छोड़ दो, बिंजवार छोड़ दो, नाहर छोड़ दो, रमैना छोड़ दो, लेकिन भैया काठमैना, नरोतिया और भरोतिया नहीं छोड़ना। कि आप किसी भी टेस्ट पेपर में उठा करके देख लीजिए कि जो एक्सपर्ट हैं वो इन शब्दों को उठाते हैं, इनको नहीं उठाते हैं। और अच्छी एथेंटिक किताबों में जब पेपर बनता है तो कुछ ऐसी विशेषता है कि जो इसमें कम, इसमें कम, इसमें कम और इनमें ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये इनकी उपजातियों का ऐसे याद रखिएगा। देखिए अब बैगाओं का जो क्षेत्र बेटे, मंडला, बालाघाट, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, अब बैगा चक क्षेत्र है ना, मंडला डिंडोरी के आसपास
चूंकि ये अति पिछड़ी जनजाति हैं, इनके विशेष पैकेज, विशेष क्षेत्र, विशेष इनके विकास की व्यवस्था जो की गई है वह बैगाओं के लिए की। अच्छा, कुछ ऐसी बातें जो कि इंटरेस्ट पैदा करेंगी कि बैगा लोग जानते हैं भाई, झाड़ फूंक में, जड़ी बूटियों के व्यापन में अत्यंत पारंगत है, बहुत आगे हैं। कोरकू, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला खम्ब स्वांग, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। अब इसमें कोरकू और कोरकू की जो उप जनजातियां हैं बिल्कुल छोड़ दो। सर क्या बात कर रहे हैं, छोड़ दें? हाँ छोड़ दो, नहीं आएगा। यदि किसी भी जनजाति की उप जनजाति पूछने की बात आई तो बहुत सारे यहाँ पर हैं। हम अगरिया पूछ सकते हैं, है ना, प्रधान पूछ सकते हैं, नरोतिया भरोतिया पूछ सकते हैं, बिलाला पूछ सकते हैं, है ना। इसलिए कोरकू जनजाति की उप जनजातियाँ बहुत ज़्यादा टूट पड़ने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ने की ज़रूरत है। मंडला, बालाघाट, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया के जो इधर पश्चिमी क्षेत्र में लगे हुए ज़िले हैं, खंडवा, बैतूल, देवास, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन क्षेत्रों में रहती है भारिया। जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो अपना पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ साहब का क्षेत्र है छिंदवाड़ा जिला, तो वहाँ पर भारिया जनजाति का निवास है और पातालकोट एक जगह है जो कि बहुत फेमस है। इनमें भी कुछ छोड़वा दीजिए, इनमें आप पूरा छोड़ दो। क्यों? क्योंकि भारिया जनजाति से यदि पूछेगा तो सिर्फ भारिया जनजाति से पूछेगा। तो 3 क्वेश्चन तो बने बनाए। पहला पातालकोट, दूसरा अति पिछड़ी जाति जनजाति, और तीसरा जंगलियों का जंगली। जंगलियों का जंगली किसे कहेगा? भारिया जनजाति को। अब आगे आते हैं कोल। हाँ, रोहिया, रोठैले, इसकी उप जनजाति मत भूलिएगा, है ना। रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, इन क्षेत्रों में रहती हैं सहरिया। जो सहरिया है इसकी अबुझ मारिया, दंडानी मारिया, हलवी, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप है। ये इनकी है, हलवा की ये जनजातियाँ हैं। सहरिया की कुछ खास जनजातियाँ, उप जनजातियाँ नहीं हैं, लेकिन इनका क्षेत्र गुना, शिवपुरी, मुरैना के आसपास में है। और हलवा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीएससी में आ चुका है। हलवा अपने आप में अच्छी बोली है, अच्छी भाषा है, और आगे चल करके संवैधानिक भाषा बनेगी हलवा। मैं अभी से बता रहा हूँ, हलवा और हलवी बहुत बड़े क्षेत्र में गोंड समाज के उप जनजाति के द्वारा बोली जाती है। अब इनमें से जो जनजातियां हैं, सौर, खैरवार, प्रधान, ये बहुत ऐसी जनजातियां हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखती हैं, और फिर भी आपको एक नज़र यहाँ देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में अब जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे बेटे, क्या बन रहे हैं, थोड़ा सा आप देखिए। हम लोग प्रैक्टिस करते चल रहे हैं ना, आपको बताया गया कि इतने फैक्ट देंगे कि आपका एग्जाम एक झटके में क्लियर। जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवासरत है? कहाँ निवासरत है? मालवा के पठार। ये देखिए मैप में क्या दिखा, मालवा का पठार। अब ये चैनल देखने का सबसे बड़ा फायदा क्या? क्वेश्चन हमने बताया, उत्तर आपका लिखा है, लेकिन जैसे क्वेश्चन है आपके दिमाग में छप गया कि सबसे ज़्यादा जनजातियों का जो संकेंद्र, जो सबसे बड़ी जनसंख्या रहती है जनजातियों की मध्य प्रदेश में, वह मालवा के पठार में रहती है। अब मध्य प्रदेश में कुल कितने प्रकार की जनजातियां भाई साहब, है ना? तो 43 प्रकार की जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। कितने प्रकार की? 43 प्रकार की। कुछ किताबों में 45 या 46 मिल रहा है, जो कि पूर्णतः गलत है। आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब उठा करके देख लीजिए, और साथ में मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट उठा करके देखिए, वहां पर 43 प्रकार की जनजातियां बताई जाएंगी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी भाई, है ना?
सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है मध्य प्रदेश की? भील। अब भीलों के बारे में बहुत सारी बातें हैं, आगे आपसे प्रॉमिस किया गया है कि हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब जब इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखते हैं कि 43 प्रकार की जनजातियां हो गई, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो गई, एक क्वेश्चन मार्क मैंने लगा कर रखा है कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है। जब मैंने नोट्स तैयार किया तो क्या इसका उत्तर मेरे पास नहीं रहा होगा? 100% रहा होगा। मैं लिख सकता था, और यदि मैं लिख देता तो आपके ज्ञान का हमको लाभ कैसे मिलता? हमारे ज्ञान का तो आपने लाभ ले लिया कि सर आ गए यूट्यूब चैनल में, चलो ले लें। अब आप ढूंढ करके सर्च करके बताइए कि मध्य प्रदेश में जो 43 प्रकार की जनजातियां हैं उनमें से सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? आप एक कमेंट बॉक्स में करेंगे, और अब तब करेंगे जब आप लाइक भी करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे, है ना। मध्य प्रदेश में कितनी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं? जो अभी मैंने पीछे जिक्र किया था, तो 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। ये देखिए, बैगा, सहरिया और भारिया, ये 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां मध्य प्रदेश में हैं। अब जो पिछड़ी जनजातियां हैं, इनके पैरामीटर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि किन बिंदुओं के आधार पर इनको हम पिछड़े कहते हैं। अब देखिए, अब यहां पर सतना, रीवा, जबलपुर क्षेत्र में निवास करने वाली कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। उनमें से जो सबसे बड़ी जनजाति है कोल। सतना, रीवा, जबलपुर, कटनी, इन क्षेत्रों में कई जनजातियां निवास करती हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख है, सबसे बड़ी है, वह कौन सी जनजाति है बेटे? कोल जनजाति है। अब देखिए, अब हमने आपको फंसा दिया है। मैंने देखिए जोड़ी मिलाई है। भील कहां रहती है? अब देख लो, आप इसमें ढूंढो। भील के बाद में कोरकू कहाँ रहती हैं, फिर कोल कहाँ रहते हैं, गोंड कहाँ रहते हैं। तो चलो, जो 4 दिख रहे हैं इनमें से ढूंढ लेते हैं। अब आगे जब स्लाइड आएगी उसको ढूंढते हैं। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि मालवा और निमाड़ में कौन रह रहे हैं? भील रह रहे हैं। कोरकू कहाँ रह रहे हैं? इनमें कहीं दिख रहा है आपको कोरकू का क्षेत्र कहाँ पर है ना? बिल्कुल दिख रहा है। पहले आप देखिए, 4 क्षेत्र हैं और दो क्षेत्र हैं। तो इनमें से अब आप अनुमान लगाइए कि कोरकू कहाँ रह रहे हैं। भाई, जो सतपुड़ा में का क्षेत्र है, कोरकुओं का निवास है। कोल कहाँ रहती हैं? अभी आपको पता है ना, कटनी, जबलपुर, सतना। तो लगे हाथ आपके क्वेश्चन और तैयार। कुछ लोगों को झुके ही के जंगल, झुके ही के पहाड़, परसमनिया के पहाड़ नहीं पता होंगे, तो आपको चलिए पता हो गया। अब आगे आते हैं, गोंड जनजाति का निवास। भाई देख लो आप, है ना। सहरिया जनजाति का निवास, बैगा जनजाति का निवास। अब गोंड जनजाति का निवास, आपका दिमाग काम बड़ी तेजी से कर रहा है, मतलब उत्तर पकड़ में नहीं आ रहा सर। मैंने जानबूझ करके ऐसा क्वेश्चन दिया है कि आपको एक क्वेश्चन और मिल जाए। तो गोंड जनजाति का निवास है लांजी क्षेत्र, बालाघाट, छिंदवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है, लांजी क्षेत्र, यहाँ पर गोंड लोग बड़ी मात्रा में रहते हैं दोस्त, है ना। तो अब आप देखिए कि बैगाओं का निवास कहाँ पर? डिंडोरी क्षेत्र। तो अब आपके उत्तर यहाँ पर कंप्लीट दिए हुए हैं, और इन उत्तरों के आधार पर आप अपनी तैयारी को नया अंजाम दीजिए। अब आते हैं सरल से कठिन की ओर। एग्जाम की तैयारी कैसी होनी चाहिए? छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटी छोटी तैयारियों के साथ में, सरलता से कठिन तक। अब हमने सीधे आप पर बमबारी कर दी। क्वेश्चन क्या बनाया कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, 3 जिले भाई साहब याद रखना पड़ेगा। धार, ठीक, बड़वानी, झाबुआ। तो ये जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं ना, इन जिलों को आप बिल्कुल रट लीजिए। और ये तो इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या बताएं। अब यदि मैप में देख लें
तो यहाँ पर आप मैप देखिए, झाबुआ, धार, बड़वानी, इस क्षेत्र में, इस इलाके में बड़ी मात्रा में इन लोगों का निवास है। तो दूसरी बात क्या है, निवास है, पर यहाँ कौन सी जनजातियां, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर भील और उसकी उप जनजातियां ही रहती हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? अब जब हम प्रतिशत ढूंढेंगे कि प्रतिशत क्या है, तो अब आप देखिए प्रतिशत लगभग 89%, मात्र 11% लोग एससी के भी कुछ हो सकते हैं। ठाकुर, ब्राह्मण, जनरल, पंडित, सोनी, कुम्हार, लोहार, ये सब भी हो सकते हैं। जैन, बौद्ध भी हो सकते हैं। 89% जनजातियां कहाँ पर हैं? अलीराजपुर का प्रतिशत है। झाबुआ का 87 और बड़वानी का 69.4% भाग कहाँ पर? ये देखिए मैप में दिख रहा है, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी। यहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत आपको दिखाया गया है। न्यूनतम, अब आपने अधिकतम देखा, अब आप न्यूनतम देखिए बेटा। हम गलती कहाँ करते हैं, हम अधिकतम तो कर लेते हैं, परंतु न्यूनतम में कभी कभी स्लिप हो जाते हैं। अब जब आपसे पूछेगा कि न्यूनतम, तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की जो बारी आती है, सबसे कम जिले कहाँ पर है? भिंड में है ना, फिर दतिया में है, उसके बाद मुरैना में। बहुत कम जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है अनुसूचित जनजातियों की। अब आप फिर प्रतिशत में आ गया, अब यहाँ फिर आपसे गलती होगी। देखिए जनसंख्या में गलती हो या ना हो, पर प्रतिशत में आपसे गलती हो सकती है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले भिंड, मुरैना और दतिया। तो भिंड जनसंख्या में भी, प्रतिशत में भी, है ना। अब प्रतिशत में दूसरा स्थान मुरैना का। अब मैप देख लो आप, यदि आप इस प्रकार के फ्लो चार्ट, मैप, इन सब से अपनी स्टडी करते हैं, तो कामयाबी आपके कदमों में होगी। ये आप यकीन मानिए कि जो प्रयास हमने शुरू किया है, वह अब की बार आपकी सरकार हो, आपका सिलेक्शन हो। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि दर समझते हैं ना, हमारे यहाँ पर जो जनगणना है प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है, और इस 10 वर्ष की जो वृद्धि को क्या कहते हैं? एक दशक, एक दशकीय बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि दर हुई है, वह कहाँ की हुई? छतरपुर की। देखो आप, अब यही बच्चा गच्चा खा जाएगा, क्यों? क्वेश्चन ध्यान से नहीं पड़ेगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, ठीक, तो उन्होंने कितना पढ़ा? बड़े ज्ञानी बाबा जो इतने ढेर सारे टेस्ट पेपर, इतने ढेर सारी किताबें लेकर के बैठे हैं और थारो स्टडी नहीं कर रहे हैं, है ना। आपने पढ़ा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, बस इतना ही पढ़ा और अलीराजपुर लगा दिया या तो धार लगा दिया। प्रतिशत में आया तो अलीराजपुर लगा दिया और जनसंख्या में आया तो धार लगा दिया। गए, हमारे बघेलखंड में बोलते हैं, गए भैंस पानी में, निपट गए। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाले जिले छतरपुर 42.6, यानी यहाँ पर जनजातियों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है बेटे, है ना। फिर शिवपुरी और बुरहानपुर। अब न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, तो इस शब्द को ध्यान से पढ़ लीजिएगा मेरे लाडले प्रतियोगियों। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाले जो जिले हैं वह कौन कौन से हैं? आप देखिए, सबसे पहले मंदसौर में न्यूनतम आई है ना, फिर भिंड हो गया और फिर उज्जैन हो गया आपका।
अब जब हम आगे देखते हैं तो अब अति महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित देखते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ये खटाखट आपने उत्तर बता दिया, कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील, है ना, पाई जाती है ना, बिल्कुल पाई जाती है। भीलाला पाई जाती है ना, बिल्कुल पाई जाती है। अब दोनों ऑप्शन में नहीं है, क्या करें सर? तो याद रखिएगा, खंडवा खरगोन के आसपास के क्षेत्रों में कोरकू लोग भी निवास करते हैं। प्रश्न बन जाएगा, छका के क्वेश्चन पूछेंगे, इतना सरल। और आप अपने जैसे होशियार मत समझना लोक सेवा आयोग वालों को, बहुत होशियार है, ठीक। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ऑप्शन मान के चलो, भील नहीं है, सहारिया कोल बैगा, है ना, और भील की जगह उन्होंने कोरकू कर दिया। सर क्वेश्चन गलत पूछा, आपने गलत पढ़ाया। ऐसा नहीं है, जब हम पढ़ाई करें तो पूरे नजरें, पूरा दिमाग सही रख करके करें। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यह प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र धार, झाबुआ, अलीराजपुर आदि जिलों में निवास करती है। दूसरा क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का है? देखिए, इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन है कि एमपी की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का है? तो कितना प्रतिशत है? 21.09% है मध्य प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति। तो दोनों आंकड़े 1.53 करोड़ और 21.09%, इन्हें आप याद रखें। होने की तैयारी, आपको आईएमपी क्वेश्चन मिले कि नहीं मिले? देखिए आप कैसे चमत्कार होगा जीवन में। अगला क्वेश्चन आप देखें कि भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसमें बहुत उठापटक नहीं करनी है, बहुत अंडरस्टूड है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर अनुसूचित जनजाति की आबादी का एक बड़ा भाग निवास करता है। अब इसमें आगे का क्वेश्चन आप देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास करती है इनमें से, अभी हम लोगों ने देखा है ना। तो कहाँ देखा? बार बार हमने बोला कि धार में निवास करती हैं, लेकिन जब प्रतिशत की बात आती है तो हम अलीराजपुर चले जाते हैं, जब न्यूनतम आ जाती है यही गलती हो जाती है। भाई साहब भिंड याद रखिएगा, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, भिंड जिला। अच्छा, इंटरव्यू में बहुत मस्त क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। आप लोगों में से कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया होगा, है ना, और अच्छी तैयारी भी की होगी, और कुछ ऐसे मज़ेदार किस्से बच्चे सुनाते हैं। मैं इंटरव्यू बोर्ड में जब बैठता हूँ तो मतलब मज़े ला देते हैं कुल मिला करके। भिंडी ऋषि थे, भिंडी ऋषि के नाम पर भिंड जिले का नाम भिंड पड़ा। वहाँ के लड़के पे बड़ी प्यारी सी कहानी सुनाते हैं। जब हम डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट अध्ययन करेंगे तब इसमें कुछ चीज़ें हम लोग प्रकाश डालेंगे। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, है ना। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत ये देखो अलीराजपुर का है, 89 कुछ है, तो 89% जनसंख्या हमें यहाँ पर आपको देख के रखनी। ये सहारिया मध्य प्रदेश की एक अति पिछड़ी जनजाति है। हमने 3 जनजातियाँ बताया था जो आपकी अति पिछड़ी हैं। कौन कौन सी बेटे? सहारिया, बैगा और भारिया। तो सहारिया जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, शिवपुर, टीकमगढ़ में बहुत कम है, पर इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देख लो, पहले भी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे, नहीं तो आपके नंबर हो जाएंगे कट और आप हो जाएंगे बाहर। तो बहुत अच्छे से एक बड़े प्रयास के साथ में आपको लगना है और तैयार करना है।